आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो कोई पार्टिसिपेंट सवाल कर रहे थे, उनका सवाल अधूरा रह गया था। अच्छा, ये जो हम लोगों ने पहले 40 45 मिनट जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो अपने पास सेव कर ली है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो आप लोग कोई कोई पार्टिसिपेंट सवाल कर रहे थे, प्लीज आप मुझसे डिस्कस कर लें। मीन वाइल व्हाट आई वुड वांट इज कि ये मैं एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज इसको अटेम्प्ट करें। सर वीडियो सही नहीं आ रही है। ओके। इज इट फाइन नाउ? यस सर, यस। ओके। ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा प्लीज आप इसको अटेम्प्ट करें, तो फिर हम लोग आगे बात करें। मुझे स्टॉक की वैल्यू प्लीज कैलकुलेट करके दें। भाई ये क्या। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लूं। यस सर। अच्छा जी, कितनी प्रोडक्ट्स है हमारे पास?
अच्छा, मैंने आप लोगों से हैंड आउट ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ना। ये हैंड आउट आई बिलीव मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अच्छा, नहीं किया हुआ, मैं वापस शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट रुके। अगर नहीं किया हुआ तो मैं शेयर कर देता हूँ। IS2 ये मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। तो सर, ये कॉस्ट है, ये NRV आ गई, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, और ये वैल्यू आ गई, और ये लॉस आ गया। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे एक की कॉस्ट कितनी है? 80,000, 98,000। अगर आप लोग प्लीज हैंड आउट खोल के मुझे एक दफा आप लोग बता दें, वरना मेरे लिए ना स्क्रीन को शफल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मुझे बताएंगे एक की कॉस्ट तो 80,000 है। अच्छा, बल्कि मैं सवाल रीड कर देता हूँ पहले, फिर बात करते हैं। बोलता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30 जून 2000। A company's accounting policy is to value the stock at lower of cost and NRV. 40% sales are on credit. Lower of cost and NRV पर हमें रखना है। 40% सेल्स जो हैं उधार पर हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ सेल्स वैल्यू। सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो सेल्स वैल्यू की 10% है। एंड कलेक्शन चार्जेस आर 1% ऑफ डेटर्स। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, ये जो कलेक्शन चार्जेस इसने बताए हुए, क्या ये NRV निकालने के लिए हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है? कलेक्शन चार्जेस NRV निकालने के लिए रेलेवेंट है या नहीं है? कलेक्शन चार्जेस हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। रीजन बीइंग कि इसका बेचने से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये तो आफ्टर सेल्स, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा डिफॉल्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड ये इनकर हो रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद सेलिंग द स्टॉक। तो कलेक्शन चार्जेस जो है आर सपोज टू बी इग्नोर्ड। अलबत्ता ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। रसन, ये जो 40% सेल्स आर ऑन क्रेडिट की बात की गई है, इट्स अ डिस्टोर्शन, इसको भी इग्नोर करना था। उधार पे बिके, कैश पे बिके, सही है, माल का सेल होना वो तो सेल होना ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, इसकी कॉस्ट को प्लॉट कर देते हैं। 80,000, 98,000, 50,000, 50,000। आप मुझे बताएंगे CDEFG की वैल्यू बता सकते हैं, कॉस्ट बता सकते हैं? सर डी की 89,000 है। डी की ई की 94,000। डी की 89,000, ई की 94,000। F की 180,000। आगे जी की 194,000। 194,000। इसी तरीके से मुझे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बता देते हैं। ए की 120,000। 120,000, बी की 101,000। 101,000, सी की 40,000। 40,000, डी की 73,000। 73,000, ई की 108,000। 8,000, एफ की 205,000। जी की टू 10,000।
2,10,000। अब ये बोलता है कि जो सेलिंग एक्सपेंस है या एक सेलिंग ही कॉस्ट है वो इसका 10% है, तो मैं डायरेक्ट 10% से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सर माइनस एक कर ही देता हूँ। 80,000 कॉस्ट है। सॉरी, एक ही 80,000 कॉस्ट है। एक 80,000, ओके, आई एम सॉरी। सेलिंग कॉस्ट आ गई। अब मुझे अगर एनआरवी निकालनी है तो मैं एनआरवी कैसे निकालूंगा? सेलिंग प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट माइनस कर दूंगा। अब वैल्यू ए में से कॉस्ट है 80,000, एनआरवी है 1,08,000। में एक काम करता हूँ, मैं मिनिमम का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। ए की कॉस्ट थी 80,000, एनआरवी थी 1,08,000, तो ऑब्वियसली 80 पे रखा, कोई लॉस नहीं है। सिमिलरली बी की 98,000 थी, एनआरवी है 90,000, वैल्यू है 90,900। एक मिनट, आप लोग मेरे साथ लाइन पर ही रहिएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बी के केस में, ये हम लोगों ने मिनिमम का फॉर्मूला, आई बिलीव इसको मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। बी के केस में आपकी जो कॉस्ट है वो है 98,000 और आप वैल्यू कर रहे हो 90,900 पे, तो 7,100 का लॉस बुक करेंगे। सिमिलरली सी के केस में कॉस्ट है आपकी 50,000 और आप वैल्यू कर रहे हैं 36,000 पे, तो आपका लॉस होगा 14,000 का। सिमिलरली डी के केस में आपकी कॉस्ट है 89,000 और आप वैल्यू कर रहे हैं 65,700 पे, तो आपका लॉस बुक होगा 23,300 का। सिमिलरली ई के केस में आपकी कॉस्ट 94,000 है और आप वैल्यू भी 94,000 पे कर रहे हैं, तो आपका कोई भी लॉस बुक नहीं होगा। सिमिलरली एफ के केस में आपकी कॉस्ट 180,000 है और आप वैल्यू भी 180,000 कर रहे हैं, बीइंग लोअर ऑफ एनआरवी एंड कॉस्ट, तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। सिमिलरली जी के केस में आपकी कॉस्ट 194,000 है और आप वैल्यू कर रहे हैं 189,000 पे, तो आपका लॉस बुक होगा 5,000 का। तो टोटल जो आपका लॉस आप बुक करेंगे एनआरवी के नाम पे वो 49,400 का करेंगे और आप जो वैल्यू करेंगे अपने एसेट को वो 735,600 पे करेंगे। आई होप आपको क्लियर है। आप जो अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू दिखाएंगे वो 735,600 दिखाएंगे। तो ये एनीवन हैज गॉट? कॉस्ट प्राइस और सो ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में एक मतलब एक प्रोफेशनली इशू देखते हैं, इसके हवाले से ये सवाल था कि ये जो आपने बताया कि उसमें इंसिडेंटल जो कॉस्ट है नॉन इंसिडेंटल वो शायद इसका पार्ट ही बनेगी कॉस्ट के ऊपर ना, जी ऐसे ही। जी अच्छा, इसमें इसमें जैसे रिफंडेबल है, अब जैसे ज़्यादातर कंपनी में सेल टैक्स भी होता है, वो जब वो हम उसको परचेज करते हैं तो वो उनके आउटपुट से एडजस्ट हो जाता है, तो वो हमारे लिए रिफंडेबल बन जाता है एक तरह का, या हम उसको आगे एडजस्टेबल कर देते हैं तो हम उससे कॉस्ट का पार्ट ही बनाते हैं, तो ये सही प्रैक्टिस है, बिल्कुल जी, ऐसे ही होगा। बिल्कुल ऐसा, अच्छा इस बिल्कुल ऐसा। हाँ लेकिन जब अब हम सेलिंग के टाइम पे चले गए तो सेलिंग के टाइम पे हम उसको कॉस्ट का पार्ट बना देंगे ऐसे ही। नहीं, उस वक्त भी नहीं बनाएंगे। मतलब लेकिन उसका तो हम अपने आउटपुट पे शो कर लेते हैं और वो एडजस्ट हो जाता है अच्छा, इनपुट के साथ। अगर आप इजाजत दें मैं इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन आपको करवा दूं, आपको पूरा ये समझ आ जाएगा। अच्छा सर, एक तो ये चीज़ थी, दूसरा ये था कि एक तो जो शेयर्स और डिबेंचर्स IFRS 9 पे फॉलो करता है, तो वो तो यहाँ आएगा नहीं इसके ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही। जी
और ये अब एक एक चीज और ये थी कि हमारे यहाँ कंपनी बेसिकली डीजल से जो है ना वो एनर्जी जनरेट करके आगे सप्लाई कर रही थी अपने क्लाइंट को, कुछ पावर के इश्यूज की वजह से। तो अब वो जो डीजल पे वो जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी, तो हम उसको डीजल, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है पावर को, मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट तो फाइनल वो बना रहा है। तो अब इसमें हम डीजल को एज ए इन्वेंट्री शो कर सकते हैं इसके अंदर, यानी IS2 के अंडर में। डीजल को इन्वेंट्री क्यों शो करेंगे? मतलब पावर उससे बन रही है, और मतलब क्योंकि हमारे पास अगर जो भी कोई फॉर्म में पड़ी हुई है, कोई इन्वेंट्री फॉर्म में कोई चीज़ है, तो वो डीजल जो आता है वो होता है। तो तो हम उसको अगर शो नहीं करें तो फिर किसको करेंगे, क्योंकि वो तो पावर जो है वो तो कहीं पे हमारे पास बेसिकली एक्यूमुलेट तो नहीं हो रही, वो तो फौरी तौर पे वो आगे दे दी जाती है आउटपुट पे, मतलब जो भी यूजर है उसको यूज कर लेता है। तो तो इनडायरेक्ट हमारे कॉस्ट है पास ना, एक, इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना आपकी। मतलब डीजल को आप कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट? जी। डीजल तो मेन मेन मतलब पावर बनाने के जो मेन जो कंपोनेंट है वो तो डीजल ही है। अच्छा, ये आप पावर कि बना के अगर, जो है वो बेचते हैं? हाँ, जनरेटर के थ्रू। तो अब ये इसमें इसमें तो डीजल को हम इन्वेंट्री सपोज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये जो सिनेरियो है बेसिकली एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, तो ये हम इसी IS2 के अंडर ही लेकर के जाएंगे इसको ट्रीटमेंट बिल्कुल, के अगर लिए। मेन बिजनेस है कंपनी का तो बिल्कुल आप लेकर जाएंगे। मतलब एक पार्ट प्रोपोर्शन, एक सेगमेंट ऑफ, हम उसको कह सकते हैं कि बिजनेस का एक सेगमेंट ये भी है कि एक बहुत बड़ी रेवेन्यू यहाँ से भी आ जाती है। तो उसमें हम ये इसके अंडर में इसको ट्रीट करके डीजल को एज अ मेन इन्वेंट्री शो करते हैं। और हालांकि उसमें और कंपोनेंट्स में तो अगर हम देखते हैं वो जनरेटर की मेंटेनेंस कॉस्ट और ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन ये अगर हम इसको, जी आप सर, आप बोले मैं सुन। अगर क्योंकि क्योंकि मेजर पोर्शन तो हमारा जो जो कॉस्ट लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो तो डीजल के ऊपर ज़्यादा हमारी पेमेंट्स जा रही हैं। तो हम उसको बेसिकली इन्वेंट्री दिखाना चाह रहे हैं उसके ऊपर। तो ये हो सकता है इसके अंदर। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इसमें एक एक और सिनेरियो है कि अब जैसे जो मतलब इस तरीके से है, जो जैसे बाद में इसको एडजस्ट कर रही होती है बात कंपनी कि अभी हमने उसको परचेज कर लिया और उसकी कुछ प्राइस में फ्लक्चुएशन हुई, और उसको बाद में इसको एडजस्ट कर लिया जाता है कि उसको एडजस्टमेंट की उसमें दिखाया जाता है कि फ्यूल एडजस्ट हो रही है चीज़। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे अपनी इन्वेंट्री के अंदर? ये आपकी लास्ट बात जो है वो मुझे क्लिक नहीं हुई, एक दफा वापस थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन तो करते हैं। जैसे 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 हम आजकल पावर सिनेरियोज में देख रहे हैं कि कुछ फ्यूल एडजस्टमेंट्स हो रही है, मतलब इसके अंदर इन्वेंट्री उनका, क्योंकि मेन पोर्शन है, कंपोनेंट है पावर बनाने के लिए बहुत सारी पावर कंपनीज का। तो वो फ्यूल एडजस्टमेंट लेटर ऑन उनको मिल जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ जो बना रहे हैं वो लेटर ऑन उस पर फ्यूल एडजस्टमेंट्स के लिए वो अपने जो, क्योंकि फ्यूल की बहुत ज़्यादा हुई थी और उन्होंने शुरू में अपने कंज्यूमर्स को कम कॉस्ट पे सेल कर दिया, तो मतलब प्रोडक्ट बना करके बेचा है, तो अब वो बाद में उसकी एडजस्टमेंट्स ले रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव करके उसकी कॉस्ट जो है आगे भी वसूल की जा रही है। पहले तो उसको कम कॉस्ट पे बेच दी गई बिजली को, बाद में उसकी कॉस्ट को वो रिसीव कर रहे हैं। तो अब वो जो कॉस्ट बाद में रिसीव हो रही है उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, जो वो आजकल आप जो बहुत ज्यादा एक सिनेरियो है कि देखें। फ्यूल एडजस्टमेंट हो रही है, तो उसकी कॉस्ट बाद में वो चीज है। अच्छा देखें, मैं आई गॉट इट। ये जो लेट्स से हम एक सिनेरियो बना लेते हैं। अब आई डोंट नो कि ये गवर्नमेंट एडजस्टमेंट किस सूरत में दे रही है, क्यों दे रही है। यानी मुझे जो आपकी बातों से समझ आ रहा है वो ये है कि शायद कोई एग्रीमेंट हुआ है कि आपने जो है कोई पावर बना के जो है लेट्स से मैं 100 रुपए में आपने जो है उसके ऊपर डीजल लगा 100 रुपए का, और पावर बनी और आपने बेच दी, सही है, 100 रुपए से। तो उस वक्त जो प्रिवेलिंग रेट था, अब लेट से वैल्यू हो जाती है 110 रुपए की। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट हैज एग्रीड के पोस्ट फैक्टो बेसिस पे ये 10 रुपए भी आपको वापस देगी। हाँ। अच्छा, यानी मेरे हिसाब से आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी है तो इस 10 रुपए को आप जो है वो रिसीवेबल डेबिट कर देंगे और रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे। ये 10 रुपए का आपका एक तरीके से रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट है। अच्छा, मतलब कॉस्ट का जो पार्ट है वो शुरू में ही बन जाएगा ये, अगर वो तो एसेट जैसा निकल उसको चुका देखा है ना, जाए आगे। वो तो कॉस्ट का हिस्सा बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो एसेट आपका निकल चुका है ना, वो तो लग चुका है। वो तो पावर में लग के निकल चुका है ना, तो कॉस्ट का तो आप हिस्सा बनाएंगे ही नहीं।
वो तो आपका एक तरीके से रिसीवेबल है जो पोस्ट फैक्टो। पहले तो ये है कि सिनेरियो को मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता यानी कि भाई उस वक्त जो प्रिवेलिंग रेट है उसके हिसाब से आपने दे दी। अब जो भी क्योंकि जो आपका रेट होता है उसका पोस्ट फैक्टो यानी प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट होता है रादर देन रेट्रोस्पेक्टिव। बट अगर 1 मिनट के लिए हम रेट्रोस्पेक्टिव अज्यूम कर भी लें तो फिर तो ये आपका वो एसेट रहा ही नहीं है ना। वो जो डीजल जिससे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट दे रहे हैं वो तो अब रहा ही नहीं है, वो तो पावर का हिस्सा बन के जम हो चुका है। तो इन माई हम्बल व्यू आप रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट आपको मिल रही है उससे रिलेटेड। इसमें इसमें थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इसको मेरी बात कन्वे करने के लिए। इसमें बेसिकली हो तो ये रहा है कि अब जैसे हमने कम कॉस्ट पे पहले चीज़ परचेज कर ली, ठीक है। अब हमारे जो पीछे सप्लायर्स के साथ एग्रीमेंट है, हमने मतलब 1 महीने पहले उसका डीजल खरीदा या ऑयल खरीदा जो भी जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस वक्त मार्केट में कॉस्ट कम थी उसकी प्रोडक्शन यानी जो डीजल था या जो भी चीज़ है। उसके बाद में अब हमारा ये एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ या जो भी क्लाइंट है उसके साथ ये एग्रीमेंट है कि हम उसको जो करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस होगी कॉस्ट होगी उसके बेसिस पे उसको सेल करेंगे। लेकिन हमने जो पीछे इन्वेंट्री जो खरीद रहे हैं वो पहले खरीद रहे हैं और कॉस्ट अभी करंट मंथ के ऊपर हम उसको बना करके आगे बिजली बेच रहे हैं। अब उसमें उसमें हुआ ये कि पहले तो उसको मतलब ठीक है वो सही चलता रहा, बाद में वो जो जो चीज़ है वो करंट जो जो पास में खरीदी हुई चीज़ है वो तो कम प्राइस की थी, अब भी करंट उसके अंदर मंथ्स के अंदर उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई। अब उससे उसके बेसिस पे जब कॉस्ट को उसको कैलकुलेट किया तो वो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उससे ज़्यादा ही बढ़ गई कॉस्ट प्राइस। आप उसे कहते हैं कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या हम ये जो करंट वाली है इसको पार्ट बना सकते हैं पीछे वाली जो जैसा हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो पिछली कॉस्ट के ऊपर इसको डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि वो हमने तेल पहले खरीद के रख लिया है ना। लेकिन हम क्योंकि आगे हमारा एग्रीमेंट ऐसे बना हुआ है कि हमें तेल करंट के बेसिस पे करना है, क्योंकि इसके तो डीजल के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं या जो भी चीज़ें, तो आप करंट सिनेरियो में तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल में उसको पीछे हमने कम में खरीदा हुआ है। तो क्या स्टैंडर्ड ये कह सकते हैं कि अंदर कोई ऐसी मतलब कैपेसिटी या कोई ऐसी चीज़ है जगह हमारे लिए तब इसको करंट वाले को अभी शो कर दें इसके आपको देना पड़ रहा है कॉस्ट के कुछ, अंदर। आपकी जेब से एडिशनली देना पड़ रहा है? वो अगर इस प्रोडक्शन में देखा जाए तो नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो वो आपको इजाफी मिल लेकिन रहा वो है? जो आप हाँ जो लेकिन आप एनआरवी वाली बात कर रहे हैं तो वो उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये हो जाएगा कि एनआरवी के बेसिस पे तो फिर हमें लोअर ऑफ पे रखना चाहिए इसको, तो फिर वो हम पास पे रखेंगे बिल्कुल ऐसे ही है ना नहीं कि नहीं, जिस पे देखिए हमने एक्चुअली परचेज किया वो कम प्राइस। आपकी कॉस्ट तो उतनी ही रह रही है ना। एनआरवी एनआरवी तो आपकी बढ़ ही रही है, कम तो नहीं हो रही ना। हाँ तो आपकी कॉस्ट तो उतनी ही रह रही है। दोनों सिचुएशंस तो दोनों है ना सर। इंटरनेशनल मतलब मार्केट के ऊपर कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रही है चीज। मतलब मैं कल की परचेज को आज की रेट में प्रोडक्शन सेलिंग बना करके बेच रहा हूँ। मतलब आज की मार्केट रेट पे मैं दिखा रहा हूँ उसको कि मैंने आज तेल खरीदा, हालांकि मैंने 1 महीने पहले खरीदा था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है। तो अब मैं जो आज की जो मेरी प्राइस है वो कम भी होती है कल के मुकाबले में और ज्यादा भी होती है। दोनों चीजें हुई है पिछले 6 महीने अगर में अगर कम होगी तो पिछली आप परचेज। अगर कम होगी तो आप लॉस बुक करेंगे, और अगर ज्यादा होगी तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल वही जो आप ये बता रहे हैं इसी में बोल रहे हैं। हाँ ये सेल टैक्स वाला आप बता हाँ, सेल्स टैक्स वाला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी जो है वो रजा बिल्कुल आप क्वेश्चन प्लीज कर लें। आपका मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया है, आप प्लीज कर सकते हैं, फील फ्री। जी जी सर मैंने आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी अच्छा सर, सवाल मैं कर रहा था कि हम मुझे याद है काफी टाइम पहले की बात है, मैं इन्वेंट्री देखा करता था तो काफी टाइम हो गया, बट मैं उसको रिकॉल करना चाह रहा था। हम हैंडसेट्स की अपनी ना इम्पेयरमेंट करते थे 6 महीने पे 3 महीने पे। तो हम तो सिंपल ये करते थे कि जो हमारी हैंडसेट की कॉस्ट होती थी उसको हम सिर्फ मार्केट में जो वैल्यू होती थी डिस्ट्रीब्यूटर जो बेच रहा होता था उससे हम एक लिस्ट मंगवा के वैल्यू को देखते थे और कंपेयर कर लेते थे कि कॉस्ट हमारी क्या है और इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, उसका हम डिफरेंस लेके लॉस बुक कर लेते थे। तो जो आपने एनआरबी का बताया फॉर्मूला है एस्टिमेटेड प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, तो ये तो नहीं निकालते थे हम? या वही चीज है कि मार्केट वैल्यू हम सिर्फ ले लें कि हमारा मोबाइल हमने हमारी कॉस्ट 50,000 की है, इस वक्त वो मार्केट में 48,000 का हो गया है, तो हम तो 2,000 की लॉस बुक कर लेते थे इस तरह से और अपनी इन्वेंट्री को कम पे बुक कर लेते थे।
ये सही था? नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही था विद एन अजम्पशन के उस वक्त कोई और सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं होती। जैसे नॉर्मली होता ही है, मैं आपको बताऊं कि ये जो एजेंट्स वगैरह होते हैं वो बीच में अपना कमीशन रखते हैं। अब जी लेट्स जी। से मैं आपको बताऊं, वो जो आपको मार्केट प्राइस शायद बताते होंगे ना, वो अपनी वैल्यू, वो अपनी जो कॉस्ट है ना वो माइनस करके बताते होंगे अपना कमीशन, अच्छा अच्छा। तभी वो आपको इतना सिंपल लगता होगा। हाँ और वो असल में वो सेलिंग उनकी प्राइस, हाँ वो कस्टमर के लिए जो होती थी वो बता दें। हाँ, तो वो जाहिर सी बात है, वो अपना तो कमीशन नेट करके आपको बताते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, फिर तो ठीक है। वही प्राइस वही हो गई इसका यस मतलब है। हाँ यस यस यस। बस ठीक है। और इसको इम्पेयरमेंट भी कहते हैं ना? हाँ, एक्चुअली जो है नॉन करंट एसेट्स जब उनकी वैल्यू में कमी आती है तो वो इम्पेयरमेंट कहलाती है। इन्वेंट्री के अंदर वही इम्पेयरमेंट को एनआरवी कहते हैं, एनआरवी लॉस। ठीक ठीक, थैंक यू सर। यू थैंक वेलकम। अच्छा जी, ये एक सवाल आया है कि जो है सर वो सेल्स टैक्स की किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है, तो मैं इस पे क्विकली बता देता हूँ। देखें, एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ये परचेजर की बुक्स में मैं आप लोगों को अकाउंटिंग करके बता रहा हूँ, सही है। लेट्स से मेरी एक एसेट है, मेरी कॉस्ट है 100 रुपए की, ठीक है। सेल्स टैक्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं लगा लेता हूँ 10%, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये आ जाता है 10। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये जो सेल्स टैक्स है ये रिफंडेबल है, मैंने एंट्री क्या पास की होगी, परचेज डेबिट 100 से, सेल्स टैक्स रिसीवेबल 10 से, और कैश क्रेडिट 110 से। आई होप आप लोगों को क्लियर है, ये एंट्री क्लियर है। ये एंट्री क्लियर है आप लोगों को। यस सर, क्लियर है। जी सर। लिख भी देता हूँ, एट द टाइम ऑफ परचेज। अब मैं एक काम करता हूं, एट द टाइम ऑफ सेल्स एंट्री बना लेता हूं। मेरी कॉस्ट कितने की आएगी, मेरी कॉस्ट तो 100 रुपए की आएगी जितने में मैंने खरीदा है, ऑब्वियसली मैंने 100। अब इसके ऊपर मुझे आप एक बात बताएं, लेट से मैं मार्जिन चार्ज करता हूं या मार्कअप चार्ज करता हूं से 25 रुपए का, मार्कअप 25%, तो ये कितना आ गया 25। अब ये मेरी आ गई है सेलिंग प्राइस 125 रुपया। दिस इज माई सेलिंग प्राइस। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन सेल्स टैक्स जो है तुम रिकवर कैसे करोगे। अच्छा, आपने नाम सुना होगा कि सेल्स टैक्स को वेट भी बोलते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। उसकी वजह यह है कि वैल्यू एडिड टैक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो रेगुलेशन है वो कहता है कि भाई देखो, आपने जितने में खरीदा था आप उस पर भी जो है वो सेल्स टैक्स दोगे, और जो आप प्रॉफिट लगा रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, आप टॉपिंग अप कर रहे हो, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स दोगे। तो मैंने सेल्स टैक्स लगाया एट 10% में भी। अब मैं जो 10% लगाऊंगा, यू वुड अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज कि मैंने जो सेल्स टैक्स दिया था वो 100 पे दिया था, मगर अब जो मैं सेल्स टैक्स लगाऊंगा वो 125 पे लगाऊंगा, 12.5। तो मेरी जो प्राइस जो मैं कैश रिसीव करूंगा अपने प्रोस्पेक्टिव बायर से, कैश टू बी रिसीव्ड, वो मैं करूंगा 137.5। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं एक दफा। एंट्री क्या पास करूंगा, ये देखिएगा, ये एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कैश डेबिट करूंगा 137.5 से, सेल्स जितने से मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू कितनी है मेरी जो सेल्स है वो है मेरी 125 से, और सेल्स टैक्स रिसीवेबल जब मैंने क्रिएट किया था तो डेबिट किया था, अब जब रिसीव हो रहा है मुझे कितने से, 10 से। तो असल बाकी जो ये इजाफी
इजाफी जो तुम ले रहे हो 12.5 में से 10 तो तुमने जो तुमने पेमेंट की थी परचेज के वक्त वो तुमने क्रेडिट कर दिया, बाकी जो इजाफी है वो क्या है, वो है सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। यही वजह है कि सेल्स टैक्स को वेट भी बोलते हैं, क्योंकि हर वैल्यू एडिशन पे मतलब प्रॉफिट पे भी ये गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, 10 रुपया आप इस तरीके से रिसीव कर लोगे कस्टमर से, और 2.5 रुपया जो आपने इजाफी कस्टमर से लिया है वो कस्टमर को आप गवर्नमेंट में सबमिट करवा दोगे। आई होप आपको क्लियर है। सर इसमें इन्वेंट्री का जो कॉस्ट मतलब जो बन रही है वो उसका किस तरीके से, वो थोड़ा सा एक Sorry? बता देंगे तो एंट्रीज आपने बताया। मतलब आप इन्वेंट्री को 100 पे सर दिखाएंगे। ये जो जो जब परचेज करती है वो हमने 100 पे दिखा दी, सेल के टाइम पे मतलब वो इन्वेंट्री 100 पे ही गई, यस या उसके प्रॉफिट उसका मतलब वो एक अलग से उसमें प्रॉफिट की कैटेगरी में चला गया, और जो सेल टैक्स है पेबल टू गवर्नमेंट ये 2.5 हमने क्या बोलते हैं ये हमने पेबल दिखाया, ये लायबिलिटी बस दिख रही है इसमें। यस बिल्कुल ऐसा है। ठीक, ये वाली एंट्री से शायद और आपको आसानी हो जाए। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी 100 से ही जाएगी। ठीक है सर अगर ई फाइलिंग के वक्त जो हमें करना होता है एफबीआर के पोर्टल पे, अगर उसका थोड़ा सा अगर आप बता सकें सेल टैक्स के हवाले से प्लीज। उसके हवाले से टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं उसकी अकाउंटिंग आपको बता सकता हूँ, अलबत्ता वो जो एफबीआर की वेबसाइट पे जो भी चीजें होती हैं फाइलिंग वगैरह, तो जो है वो मुझे टाइम दे, मैं देख के आपको बता सकता हूँ। सर ये आप जो इसमें रिसीवेबल दिखा रहे हैं, जैसे कि देखिए हम वहाँ पे जो इनका पोर्टल होता है उसके ऊपर तो हम इसको हमें पूरा दिखाना पड़ता है कि हम बेसिकली यहाँ इस सिनेरियो में भी वहाँ पर हम 12.5% पेबल दिखाएंगे, मतलब हमने इतना पे करना है उसके पास गवर्नमेंट को, तो फिर हम उसको मतलब इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बना रहे। आपको मिल हालांकि भी वो तो तो रहा है ना इन्वेंट्री की वो, पहले। लेकिन वो तो इन्वेंट्री के साथ निकल रहा है ना सर, ये मतलब उसका पार्ट तो उस टाइम पे तो बनना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट के टाइम पे जब परचेज कर रहे हैं तो नहीं बन रहा, लेकिन जब सेल कर दिया हमने इसको तो उस टाइम पे तो हम उसके साथ ये भी तो पे कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को। अब ठीक है वो हम पिछले उससे एडजस्ट कर दिया हमने, लेकिन वो एक एंड से तो निकल रहा है ना। इनपुट पे तो बेशक ठीक है हमारे पास आ गया, आउटपुट पे तो हमें गवर्नमेंट को पे करना है ना, तो या तो हम एडजस्ट करके कर रहे हैं और एडिशनल अमाउंट को हम पे कर रहे हैं वो रिसीव करने के बाद, तो ठीक है वो भी क्योंकि हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रहा, मतलब या हम उसको बुक्स में मतलब ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें। अकाउंटिंग जो आपकी होती है वो सब्सटेंस की बेसिस पर चलती है, लीगल बेसिस पे नहीं चलती। इन सब्सटेंस आप खुद ये बोल रहे हैं कि भाई जो है एक तरफ से अगर आपका जो है वो आउटफ्लो हो रहा है तो दूसरी तरफ से इनफ्लो हो रहा है। बिल्कुल। है ना? अगर तो आप इसको इन्वेंट्री का हिस्सा बनाएंगे तो होगा क्या, आप कस्टमर से ज्यादा आप प्रॉफिट लेना शुरू कर देंगे। अगर आप मार्कअप 25% लगाते हैं और आप इसकी कॉस्ट बढ़ाते हैं तो ये तो कस्टमर को हिट आ रहा है कि सेल्स टैक्स की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट हो रही है, तो वो इक्वेशन बैठती नहीं है। और अगेन अकाउंटिंग जो है वो इन सब्सटेंस चलती है रादर देन लीगल फॉर्म की बेसिस पर। तो इसका मतलब मैं एक जो फाइनल एक चीज समझ में आ रही है बॉटम लाइन, वो ये आ रही है कि सेल टैक्स किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में वो इन्वेंट्री के साथ नहीं होगा, अगर तो कभी भी नहीं रिफंडेबल आएगा उसके होगा तो नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल होगा तो होगा, प्लस होगा बस। कॉस्ट टैक्स हाँ बस मतलब सिर्फ वही कंडीशन हो गई, बाकी अदरवाइज वो उसको हम लोग ना। सेपरेट ही रखेंगे अपनी यस बुक्स के अंदर। यस यस बिल्कुल ऐसा। तो आगे सर बढ़े। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके ऊपर जो टैक्स की हिट आ रही है वो इनडायरेक्ट में आ रही तो हाँ है ना सर? जी। अरसल बाजुकात होता है कि कुछ जो है ना, यानी जैसे नॉन रजिस्टर्ड जो आपके जो है वो क्या कहते हैं एंटिटीज होती हैं, उसमें जो है वो सेल्स टैक्स आपको नहीं मिल पाता, या अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हो तो आप क्लेम नहीं कर पाते।
बाजू का तो होता है ना नॉन, तभी तो बोलते हैं सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा लें। वो इसीलिए ताकि आप जो है वो आउटपुट को एडजस्ट करवा सकें, जो भी सेल्स टैक्स है आपने जो पे किया है उसको आप रिकवर करवा सकें। अगर तो आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सेल्स टैक्स आगे पे कर रहे होंगे मगर आप कस्टमर से रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो इफेक्टिवली सेल्स टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए एक तरीके से नॉन रिफंडेबल हो जाएगा और वो आपकी एक कॉस्ट हो जाएगी। सही है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल आया था कि सर क्या एनआरवी लॉस एक दफा आपने बुक कर लिया तो क्या ये कभी ऐसा हो सकता है कि सब्सिक्वेंटली अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो क्या ये एनआरवी लॉस रिवर्स हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, एनआरवी लॉस रिवर्स हो सकता है। एक एग्जांपल करते हैं, उसके ऊपर फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ये है ईयर 0। लेट से आपने परचेज किया है, इन्वेंट्री खरीदी है 100 रुपए की। एनआरवी इसकी कितनी होगी, जितनी भी होगी अलबत्ता कॉस्ट से ज्यादा ही होगी। आपने वैल्यू कितने पे करा होगा? 100 पे। कोई लॉस है? नो लॉस। एंट्री क्या पास करी होगी आपने परचेज के वक्त? परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है? कोई सवाल? आगे बढ़े प्लीज, मुझे एक्नॉलेज कर दें सो दैट वी कैन मूव ऑन। अच्छा जी, अब ईयर 1 के अंदर से एनआरवी हो जाती है 90। बताएं कितने पे वैल्यू करूंगा? कितने पे वैल्यू करूंगा सर? 90 पे। कितने का लॉस बुक करूंगा? 10 का। एंट्री क्या पास करूंगा? एनआरवी लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। क्लियर है आपको? जी। 1 साल गुजर गया। अब से ड्यू टू एनी रीजन एक और साल जो है वो आपका गुजर जाता है और इन्वेंट्री नहीं बिकती। कॉस्ट है 100, एनआरवी हो जाती है 70। ठीक है, बताएं कितने पे वैल्यू करूंगा? 70 पे। पिछले साल 90 पर रखा था, इस दफा 70 पर रखना है, तो कितने से लॉस बुक करूंगा? 20 से। अब से ईयर 3 में होता क्या है? ईयर 3 में होता क्या है? ईयर 3 में इसकी ड्यू टू एनी रीजन एनआरवी बढ़ के 110 वापस हो जाती है, तो हमें कितने पे वैल्यू करना है? लोअर ऑफ पे। सही है, तो अब ये आ जाएगा आपका लॉस का रिवर्सल। सर मैक्सिमम लॉस कितना रिवर्स हो सकता है? जितना बुक किया था। टोटल आपने लॉस कितना बुक किया था? 10 और 20, 30। तो मैक्सिमम जो रिवर्स हो सकता है वो 30 से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऊपर जाएंगे तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, आपका गेन बुक होना है। इन्वेंट्री डेबिट, लॉस रिवर्सल क्रेडिट 30 से। आई होप आपको क्लियर है। क्या लॉस रिवर्स हो सकता है? यस बिल्कुल लॉस रिवर्स हो सकता है अप टू मैक्सिमम कैपिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है क्या लॉस रिवर्स हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है अप टू द मैक्सिमम कैपिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, ये फाइल बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा राइट आफ्टर द क्लास। इवन के मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ें। अब सर अगर आप लोगों को याद हो, जब हम आईए सेट कर रहे थे
तो हमने बात की थी कि यार ये फीफो और वेटेड एवरेज ये क्या चक्कर क्या है, यानी कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ जाता है, असन वो जो तुम बातें बता रहे थे। तो अब देखें, मैं आपको बताऊं, जरा आप इधर गौर से सुनिएगा। जब आप कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो देखें होता ये है कि लेट्स से मेरे पास, मैं एक आसान सी एग्जांपल, मेरे पास 3 आइटम्स हैं, एक 10 रुपए वाला, एक 11 वाला, एक 12 वाला। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 3 आइटम्स ले रहा हूँ। अब लेट्स से मैं एक 10 वाला आइटम बेचता हूँ, या मैं लेट्स से मैं मार्कर्स का कारोबार कर रहा हूँ, 3 मार्कर्स है मेरे पास, मैं 15 रुपए में बेचता हूँ। अब मेरे पास 10 रुपए वाला भी है, 11 वाला भी है, 12 वाला भी है। जाहिर सी बात है, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, कभी जो है वो वैल्यू चल रही थी, कॉस्ट चल रही थी 10, कभी 11, कभी 12। अब जब कस्टमर आएगा तो वो तो रेंडमली कोई भी मार्कर उठाएगा। या तो एक तरीका कार ये है कि मैं जो है टैगिंग कर दूं, मगर ऑब्वियसली वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तहत अगर मैं टैगिंग के लिए किसी एक बंदे को रखता हूं, अब ये 3 नहीं, ये बहुत सारे मार्कर हों, तो जाहिर सी बात है कि जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए कॉस्ट एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो स्टैंडर्ड ने बोला कि देखो, जो सस्ती चीजें होती हैं, जो आपकी लो वैल्यूड हाई क्वांटिटी आइटम्स होती हैं, आप चाहो तो उस पे अजम्पशन ले लो, अजम्पशंस ले लो डिफरेंट डिफरेंट। जरूरी नहीं है कि वही कॉस्ट वाला माल जो है वो आपका जा रहा हो, बट आप अजम्पशन ले लो कि जो पहले आपने खरीदा होगा वो पहले गया होगा। अगर 10 रुपए वाला पहले खरीदा है तो आप अज्यूम कर लो कि 10 वाला पहले गया होगा। या पे काम कर लो, आप इन सब की वेटेड एवरेज एक कॉस्ट निकाल लो, और जब भी कस्टमर आपका खरीदने के लिए आए तो उस एक कॉस्ट से आप कॉस्ट एलोकेट कर दो। तो सर 2 मेन मेथड्स हैं, फीफो और वेटेड एवरेज। एक और मेथड हुआ करता था लीफो, बट इट इज नो मोर बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस इन द लीफो। तो अब मैं जरा एक आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। सर इससे पहले एक क्वेश्चन कर लूं। जी जी, आप करें। सर वो जो आपने अभी बताया, जैसे हमने एनआरवी लॉस बुक करा हुआ है और उसी सिनेरियो में हमारी सेल हो जाए इन्वेंट्री, सही है, तो फिर हमें उसको क्या करना होगा कि इन्वेंट्री का जो एनआरवी लॉस पहले बुक हुआ उसको रिवर्स करेंगे कॉस्ट तक, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुक करेंगे? अच्छा, पहले तो आपका सवाल ये है कि हसन वो जो इन्वेंट्री के ऊपर लॉस बुक हुआ है, तो मेरा पहले सवाल ये है कि अगर तो एनआरवी कम है तो सेल्स, जाहिर सी बात है, एनआरवी इज इटसेल्फ अ सेल्स, कि आपका कितने में बिकेगा। आप बोलते हैं कि यार नहीं हसन, अगर जितने की एनआरवी थी उतने में ही बिका था तो कोई लॉस वगैरह नहीं होगा ऑलरेडी, क्योंकि आप लॉस बुक कर चुके हैं। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, नहीं हसन एनआरवी कम थी, हमने लॉस बुक किया हुआ था, मगर सेल जो है वो ज्यादा पे हुई है, सेल ज्यादा पे हुई है, तो जी बिल्कुल आप पहले कॉस्ट पे लेकर आएंगे, सही है ना, उस आइटम को, और फिर उसके बाद जो है आप सेल्स बुक करेंगे। या देखें, आप ये करें या ना करें, इम्पैक्ट वही रहेगा, इम्पैक्ट वही रहेगा। अगर आप लॉस को रिवर्स करते हैं तो कॉस्ट आपकी उतनी हो जाएगी और आपका प्रॉफिट 20 रुपए का आ जाएगा। और अगर आप लॉस को रिवर्स नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू ऑलरेडी कम पर होगी, तो आपका प्रॉफिट जो है वो 30 रुपए का आ जाएगा। लेट्स से मैं बोलता हूं मेरा एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपया, एनआरवी लॉस आपने 10 का बुक किया हुआ है, आज उसकी वैल्यू है 90 रुपया। सेल्स तो आपकी 120 रुपए की हो रही है ना, कस्टमर तो आपको 120 रुपए दे के जा रहा है। तो अगर तो आप लॉस को रिवर्स नहीं करते तो होगा क्या, 120 माइनस 30, ऑटोमेटिकली आपका 30 का प्रॉफिट आ जाएगा। इमरान भाई समझ रहे हैं मेरी बात? सर मैं समझ गया, मगर अगर लॉस पिछले साल में बुक हुआ हो और करंट ईयर में हमने सेल करी हो, तो फिर हमें पहले लॉस रिवर्स करना है या फिर प्रॉफिट बुक करना है डायरेक्ट? मर्जी है आपकी, इम्पैक्ट सेम रहेगा, मर्जी है आपकी, दोनों यानी अप्रोचेस इस है। पे आईएएस कुछ भी नहीं कह रहा, हमारी यस डिस्कशन में हम जो करना यस चाहेंगे। यस यस बिल्कुल। शुक्रिया। तो ये अच्छा जो लॉस हम इसको जो रिवर्स कर रहे हैं लॉस को, तो मतलब क्या इसको ये समझें कि ये ओसीआई के अंदर आया हुआ है ये ना लॉस? ना ना, पीएनएल। इसको हम अगर जैसे कि इसको जब रिवर्स कर रहे हैं और ये अभी भी अनरियलाइज क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं हम इसको, मतलब इसको क्यों ओसीआई में क्यों नहीं डाल रहे? ओसीआई में आपका गेन क्योंकि जाता जब है, ये लॉस कल नहीं को, जाता। ओसीआई में गेन जाता है, लॉस नहीं जाता, तरीके जो शेयर्स वगैरह के हम करते हैं वो तो लॉस वहाँ जा रहा होता है। क्योंकि उसकी अलग कैटेगरी है ना, वो तो अच्छा, आईएफआरएस 9 में इन्वेंट्री निकालता में, है।
हाँ, तो मतलब इन्वेंट्री में आप ये कह रहे हैं कि कभी भी इन्वेंट्री का अगर कोई लॉस है तो वो ओसीआई का पार्ट नहीं बनाएंगे आप? नो। ठीक है। ठीक है, सही। अच्छा सर, जी। इसकी वजह से फिर हमें जो एनआरवी लॉस हो रहा है उससे रिकंसिलिएशन रखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट? आपकी जितना लॉस हुआ हमने कर दिया लास्ट ईयर में, अब उसके ऊपर हमें कोई रिकंसिलिएशन बना के आगे चलने की जरूरत नहीं है कि हमें प्रॉफिट होगा तो हमें पहले वो रिवर्स करना है फिर ये करना है, ऐसी है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। जी सर, बढ़ जाए। ओके। अब लेट से मेरे पास एक यूनिट था, ओपनिंग स्टॉक 10 रुपए का मैंने खरीदा था, अमाउंट है 10 रुपया, ठीक है ना। यू मतलब यूनिट, आर मतलब रेट, ए मतलब अमाउंट। परचेज मैंने 2 यूनिट खरीदे, एक यूनिट 11 वाला खरीदा, एक 11 वाला खरीदा और एक 12 वाला खरीदा, ठीक है। टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे 3। टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो टोटल कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल थी 33। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं 1 मिनट के लिए निकाल लूं, अब से फीफो मेथड है, मैंने 1 यूनिट बेचा है, तो बताएं 1 यूनिट कौन सा वाला जाएगा? बताएं 1 यूनिट कौन सा वाला जाएगा? 10 रुपीज। 10 वाला जाएगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितने यूनिट्स रह गए, तो जबरदस्त, 2 यूनिट्स रह गए, एक 11 वाला और एक 12 वाला, ऐसा ही है। जी सर। इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 23। सही है ना। ये मेरे पास पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कॉस्ट से रिलेटेड है, यहाँ अभी कोई रेवेन्यू का ताल्लुक ही नहीं है। अगर यही चीज मैं वेटेड एवरेज के केस में करता हूं तो होता क्या है, यही सिनेरियो अगर वेटेड एवरेज के केस में करता हूं तो होता क्या है। स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई देखो वेटेड एवरेज के केस में जो है ना, तुमने क्या करना है, तुमने एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लेना है, एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लेना है। वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वो कितना आ रहा है? 33 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 33 डिवाइडेड बाई 3, 11। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि तुम कोई भी यूनिट बेचो तो इस 11 के रेट से तुमने बेचना है। जब मैंने 1 यूनिट बेचा तो 11 रुपए के हिसाब से 11 रुपए वाला बेचा, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने आ गए? 2 यूनिट आ गए, कितने वाले? 11 वाले। आई होप आपको क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है। जी सर, क्लियर है। ठीक है ना। अब बहुत गौर से सुनिएगा, यानी हमें यह पता चल गया कि हमारी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फीफो में 23 है और वेटेड एवरेज में 22 है। अगर आप लोग इजाजत दें, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं जरा पीएनएल बना लूं। जी सर, बनाए बनाए। मैं सिर्फ आपको ये साबित करना चाह रहा हूं जो हमने आईए सेट में पढ़ा था, जिसपे कुछ पार्टिसिपेंट्स को कंफ्यूजन था कि हसन जो है वो तुमने जो है वो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो तुम ये क्यों बोलते हो कि प्रॉफिट बढ़ता है, या क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो तुम ये क्यों बोलते हो कि प्रॉफिट कम होता है, एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो मैं सिर्फ उस चीज को जरा क्लैरिफाई करने के लिए ये सारी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। जरा देखिएगा आप लोग, अज्यूम करें ये ईयर 1 है,
मुझे बताएं, मैंने सेल्स कितने में बेचे हम लोग? ये मार्कर जो हम लोग बेच रहे हैं, एक मार्कर, ये कितने में बेचे? 15 रुपए में बेच दें। मुझे बताएं, फीफो हो या वेटेड एवरेज हो, इससे कोई कस्टमर को मैं कितने में बेच रहा हूँ उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा? नहीं सर। नहीं, वो तो बोलेगा भाई ये फीफो, और उसको तो समझ में भी नहीं आएगा फीफो या वेटेड एवरेज क्या होता है। वो तो बोलता है भाई आप मुझे ये बताओ कितने में बेचोगे। कम में बेचोगे तो मैं देख लूंगा अपनी जो है वो जेब को, और बराबर में जो आसपास दुकानदार कितने में बेच रहे हैं, अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं तुमसे खरीद लूंगा। फीफो वेटेड एवरेज का उसका उसका ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा जी, अब सेल्स में से मुझे ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कितनी रखूं? फीफो में कितनी रखूंगा? 10। और वेटेड एवरेज में कितनी रखूंगा? 11। 11। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एक में 5 रुपए, एक में 4 रुपए। जबरदस्त। अच्छा, अब एक बात बताएं, जरा मुझे फीफो में आप क्लोजिंग स्टॉक बताएं कितना था? 23। और वेटेड एवरेज में कितना था? 22। तो आपने एक बात नोट की कि फीफो में जब क्लोजिंग स्टॉक 23 था तो प्रॉफिट 5 था और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 थी। जैसे ही वेटेड एवरेज में, फीफो से वेटेड एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक 22 हुआ, एक से कम हुआ तो आपका प्रॉफिट भी फीफो के मुकाबले में 1 से कम हुआ, और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 से बढ़ गई। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वेटेड एवरेज में जब क्लोजिंग स्टॉक 22 था तो आपका प्रॉफिट 4 था और वेटेड एवरेज में कॉस्ट 11 थी। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक आपकी 22 से 23 हुआ है तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो 4 से 5 हो गया है, और आपकी कॉस्ट 1 से कम होके 11 से 10 हो गई है। आर वी क्लियर? यानी मैं ये लिख सकता हूं कि अगर किसी भी मेथड में एज कंपेयर टू अदर मेथड क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लिफो क्यों खत्म हुआ आफ्टर दिस क्वेश्चन, ये भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ लिफो क्यों खत्म हुआ। आई एम गोना टेल यू द रीजन। अच्छा सर, ये तो क्लियर है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर ज्यादा होगा किसी भी मेथड में एज कंपेयर टू अदर मेथड, तो प्रॉफिट भी उस मेथड में ज्यादा होगा, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी उस प्रॉफिट में उतने से ही कम होगी जितने से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अच्छा जी, एक काम करता हूं, मैंने आप लोगों को इसी तरीके से एक और रूल भी बताया था कि अगर किसी भी मेथड में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट उतने से ही कम होगा एज कंपेयर टू अदर मेथड। ये बात भी हमने की है। तो मैं एक काम करता हूं, जस्ट टू प्रूव दैट मैं काम करता हूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर 2 का भी बना देता हूं। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, मुझे बताएं ईयर 2 में मैं अज्यूम कर रहा हूं मैंने, अच्छा मुझे बताएं मेरे पास ईयर 1 के एंड पर कितने यूनिट्स बचे थे बिकने के लिए? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट। तो मैं दोनों को बेच देता हूँ ईयर 2 में। मैं ईयर 2 में, बहुत गौर से देखिएगा, ईयर 2 में दोनों को बेच देता हूँ। तो बताएं फीफो में कितने आए होंगे पैसे? दोनों में 30 रुपए आए होंगे। आए होंगे या नहीं आए होंगे दोनों में 30 रुपए? जी सर। अच्छा, अब मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फीफो में कितनी हो जाएगी? जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था वही सारा का सारा बिक गया, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही कॉस्ट हो जाएगी। -23 फीफो में, और ये -22। 23, 22। तो यू वुड अप्रिशिएट
कि सर चूंकि फीफो में आपका ओपनिंग स्टॉक 23 रुपए का था तो आपका प्रॉफिट 7 रुपए का था, और वही आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब मैं इधर लिख भी देता हूं ओपनिंग स्टॉक कितने का था, इधर मैं लिख देता हूं जो पिछले साल का क्लोजिंग वो इस साल का ओपनिंग। तो यू वुड अप्रिशिएट कि जब आपका ओपनिंग स्टॉक 23 का था फीफो में तो आपका प्रॉफिट 7 का था और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 23 की, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है वो सारा का सारा बिक गया ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिस्सा बन गया। मगर जैसे ही आपका ओपनिंग स्टॉक 23 की जगह 22 का हुआ तो आपका प्रॉफिट 1 से बढ़ गया और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 से कम हो गई। तो हमारा ये रूल भी तय हो गया। आपको याद है ना, मैं आपको बताता था कि भाई जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो उस साल के प्रॉफिट को एज कंपेयर टू अदर मेथड बढ़ा देता है, और ओपनिंग स्टॉक इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट चक्कर करता है। तो आपको यहां से ये चीज भी पता चल जाएगी कि हमारी मनमानी नहीं है कि कभी फीफो यूज कर लिया कभी वेटेड एवरेज यूज कर लिया, वो तो कर ही नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि किसी मेथड को किसी दूसरे मेथड पे फोकियत हासिल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मेथड आपको आज क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है तो कल वही मेथड आपको वही क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक बना के आपके प्रॉफिट को कम भी दिखाएगा। तो यू कैन सी कि जब क्लोजिंग स्टॉक आपका ज्यादा था तो उस साल का प्रॉफिट ज्यादा था, और जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बना पीछे अगले साल में तो आपका प्रॉफिट सेम अमाउंट से कम हो गया। आप देखें फीफो का जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो फीफो में प्रॉफिट उतने से ही ज्यादा आ रहा था एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज जितने से आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था, और जैसे ही वो ओपनिंग स्टॉक बन गया तो जो आपका सिनेरियो है वो बिल्कुल ही मिरर इमेज हो गया, फ्लिप हो गया। वेटेड एवरेज में आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया और फीफो में कम हो गया सेम अमाउंट से। आई होप आपको क्लियर है। जो हम लोगों ने IAS 8 में पढ़ा था, जो मैंने आप लोगों को जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला एरिया करवाया था, तो मैंने आपको बोला था ना कि आप मेरी बात पे ईमान रख लें। तो उसका रेशनल एक्चुअली ये है। अगर किसी पार्टिसिपेंट के दिमाग में कोई एम्बिग्विटी है प्लीज फील फ्री टू आस्क। कैन वी मूव ऑन? यस सर। चलें, दैट्स रियली अमेजिंग। अब IAS 2 के अंदर एक आखिरी एरिया जो टेक्निकल, बाकी तो हम लोग ऑब्वियसली बचपन में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, वो परपीचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री, तो आई एम नॉट गोना डेलिब्रेट ऑन दैट। बस एक ये है कि डिस्क्लोजर वाला एरिया है, डिस्क्लोजर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, मैं आज जो है वो 20 तारीख है, एक्चुअली मेरी ज़रा ऑफिशियल ट्रैवलिंग थी, तो मैं जो है अभी करंटली लाहौर में हूँ। तो जो है क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है वो थोड़ा सा गैप आ गया था, तो जो है आज मैंने क्लास इसीलिए थोड़ी सी जो है वो एक्सटेंड की है। अब हम लोग थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं कि आज है हम लोगों की 21 तारीख। ठीक है, आप लोगों को कैलेंडर नजर आ रहा है स्क्रीन पे? नो सर। नहीं आ रहा सर। अब नजर आ रहा है आप लोगों को कैलेंडर? यस सर। यस सर। ओके, सही है। देखें आज है 21 तारीख, सही है, और आज इंशाल्लाह मेरा टारगेट है, क्योंकि हमारे 3 से 4 छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स जो है वो रह गए गिनती के, जैसे IAS 36 हो गया, IFRS 5 हो गया। ऑब्वियसली वो इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो मेरा टारगेट होगा कि आज की क्लास में रैप अप करूं। अगर आज की क्लास में नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंक्लूड कर दूं, जो कि हमारी फिजिकल क्लास होगी। अब देखें हमारी जो नेक्स्ट क्लास पढ़ रही है वो 28 को पढ़ रही है। 28 को कंफर्म इलेक्शंस हैं या नहीं है? अल्लाह जानता है सर। अच्छा, वैसे इलेक्शंस हो या ना हो, मेरे ख्याल से ICMA का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना इससे, तो आप लोग मेरे ख्याल से अटेंड कर ही सकते हैं क्लास, ऐसा है? जी
ओके अच्छा देखें, अब हम लोगों के पास दो सिनेरियोज हैं। या तो हम लोग जो है 28 तारीख को अगर तो कुछ बच जाता है तो वो हम लोग कर लें, और हम लोग जो है रिवीजन सेशन रख लें अपना 28 तारीख को ही, और हम लोग 4 सितंबर को जो है 4 सितंबर को जो है अपना असेसमेंट रख लें। नो एक तो नो ये नो है। सर। नहीं, सर क्लोजिंग होती है फाइनेंशियल्स के सारे, या हम ये मुश्किल हो कर जाएगा सकते, या फिर हम फर्स्ट ये वीक। कर सकते हैं कि हम अपना जो है एक हफ्ते का गैप लेके 10 तारीख को जो है 10 सितंबर को हम अपना असेसमेंट की डेट लॉक करें। आर यू पीपल कंफर्टेबल विद दिस? 10th ऑफ सितंबर को हम लोग अगर लॉक करें, जी सर। ठीक है। किसी यानी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 21 अगस्त को जो है आज जो कि है आज हम लोग कोशिश करेंगे कि रैप अप करें। अगर नहीं भी हुआ तो कोई हरज वाली बात नहीं है, वी हैव गॉट द बफर। हम 28 अगस्त को जो हमारा सेशन होगा उसमें हम रिवीजन भी कर लेंगे, और जो बची कुची कोई चीजें होंगी तो वो हम कवर कर लेंगे। फिर 4 सितंबर को हम ब्रेक लेंगे, सही है। और फिर हमारा जो असेसमेंट होगा वो 10 सितंबर को होगा। तो 10 तो 10 सितंबर को की, सैटरडे है ना, 10 को, 10 सितंबर को। अच्छा एक्चुअली ना मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो 10th ऑफ वो 11th को इस वजह से नहीं, क्योंकि वो आईटी डिपार्टमेंट जो है वो शायद लोग वो आते नहीं है, तो इस वजह से 10th ऑफ सितंबर को हम लोग सैटरडे को इसलिए रखते हैं क्योंकि वो शाम में आप लोग ऑफिस के बाद अगर 7 बजे भी रखते हैं तो एक दिन की बात होगी, 1.5 घंटे का असेसमेंट होगा, तो 7 से 8:30 जो है, तो क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स का थोड़ा सा इशू होता है, तो इस वजह से असेसमेंट जो है वो हम लोग सैटरडे को रखते हैं। ओके सर। तो आई एम श्योर आप लोग एक दिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यस सर। तो आर वी ओके विद दिस? अगर किसी का कोई इशू है तो प्लीज बता दें, वरना मैं 10 तारीख आगे कम्युनिकेट कर दूं। सर ये सर टाइमिंग होंगे असेसमेंट डे के दिन? यही 7 से 8:30 ये रात के होंगे टाइमिंग्स। ओके ओके सर, ओके। अच्छा जी, अब एक आखिरी चीज है ये IS2 के हवाले से डिस्क्लोजर्स की। अगेन इट्स अ क्लैरिकल एरिया, मैं आपको बता देता हूं कि आपने इन्वेंट्री में क्या क्या डिस्क्लोज करना है IS2 के तहत। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्रीज। आप इन्वेंट्री को किस वैल्यू पर मेजर करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर, वो आपने बताना है, और आई एम श्योर आप लोग बताते भी होंगे अपनी फाइनेंशियल्स में, इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला। अगर फीफो यू, अच्छा एक सवाल आया था कि सर लीफो को खत्म क्यों किया गया, व्हाट वाज द रीजन? अच्छा देखिए, लीफो जो था ना, इसका मतलब ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो आपके FMCG आइटम्स होते हैं उसमें ये अजम्पशन जो है वो बैठती नहीं थी, क्योंकि आपको भी पता है, एक आसान सी एग्जांपल अगर मैं ले लें, एक आसान सी एग्जांपल अगर मैं ले लूं, FMCG के अंदर आप फ्रूट्स की एग्जांपल ले लें या वेजिटेबल्स की एग्जांपल ले लें, तो जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की शॉप है, आपको भी पता है कि फ्रूट वाला जो है वो हमेशा हमेशा जो पहले वाला माल होगा उसको निकालने की कोशिश करेगा। लीफो के अंदर जो पहला जो अभी आया है वही पहले चला जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो के अंदर अगर आप फ्रूट शॉप की एग्जांपल लें तो इसकी तो ये अजम्पशन है कि जो ताजा माल है वही पहले जा रहा होगा, तो इसका मतलब है जो पुराना माल है वो और बासी होता रहेगा। सिमिलरली जो FMCG के दूसरे आइटम्स हैं उसमें भी जो है लीफो की अजम्पशन बैठती नहीं थी, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, यही वजह है कि लीफो को खत्म कर दिया गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था जी जी। कि IS2 कहता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड करें इन्वेंट्री। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि ये क्यों कहता है, इसका रीजन क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ओके अच्छा सर, अब हम क्विकली बात कर लेते हैं डिस्क्लोजर्स की। इसी तरीके से आपने कैरिंग अमाउंट जो है उसके हवाले से बताना है कि कैरिंग अमाउंट इन्वेंट्रीज की कितनी है, और उसकी क्लासिफिकेशन करके बता देंगे कि फिनिश गुड कितने हिस्से में है, वर्क इन प्रोसेस कितना आपकी कैरिंग अमाउंट का हिस्सा है, और रॉ मटेरियल कितना हिस्सा है। सिमिलरली आप जो है कैरिंग अमाउंट बताएंगे इन्वेंट्रीज की जो फेयर वैल्यू पे आप कैरी कर रहे हैं। फेयर वैल्यू पे कौन सी इन्वेंट्री, जो आपके बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं उनको आप जो है वो फेयर वैल्यू पर कैरी कर रहे होते हैं ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हमने IS 41 में पढ़ा था।
तो अगर आपका जो डेयरी फार्मिंग का या केटल फार्मिंग का काम है तो उस केस में जो है आप बताएंगे कि कितनी इन्वेंट्री ऐसी है जो आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, अगर कोई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने रिकॉग्नाइज की है तो वो भी आप बताएंगे। सिमिलरली अगर कोई एनआरवी लॉस बुक किया है, द अमाउंट ऑफ एनी राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड एनआरवी लॉस को भी आप बताएंगे कि इतने का लॉस आपने बुक किया है। Similarly, the amount of inventory, amount of reversal of any write down that is recognized as a reduction in the amount of inventory is recognized as an expense in the period. Reversal of write down क्या है? अगर कोई NRV loss का reversal हुआ है तो वो भी आप अलग से बताएंगे। The circumstances or events that led to the reversal of a write down of inventories. अगर तो NRV loss का reversal है तो आप वजूहात भी बताएंगे कि ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी बिना पे आपको लॉस रिवर्स करना पड़ रहा है। सिमिलरली जस्ट लाइक अ पीपी, अगर तो कोई इन्वेंट्री आपने एज अ सिक्योरिटी या प्लेज या हाइपो के तौर पे आपने रखवाई हुई है एज अ कोलेटरल, तो आप उन इन्वेंट्रीज के हवाले से भी बताएंगे। आई होप आपको क्लियर है। ये कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, सही है। मेरे पास एक ईवाई की जो है वो क्या कहते हैं एक बुक भी है जिसके अंदर जो है वो फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए, वो मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा। इनकेस अगर आपको देखना हो कि प्रैक्टिकली जो है वो डिस्क्लोजर्स किस तरीके से जो है वो जा रहे होते हैं तो वो आप लोग देख लीजिएगा, तो प्रोबेबली वो आपको बड़ा काम आएगी। अगर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर्स जो होते हैं टेम्पलेट्स वगैरह वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। व्हाट अबाउट डिस्काउंट? डिस्काउंट तो खालिद महमूद साहब वो आपके जो है वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं ना, अनलेस वो रिबेट हो, वो तो सेल्स में से माइनस हो जाते हैं आपके, उसका इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है ना। अच्छा सर, मेरे ख्याल से हम लोग जो है 10 मिनट का ब्रेक ले लें, 10 मिनट बाद हम लोग नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करें। व्हाट डू यू से? 10 मिनट बाद नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करें, आप लोगों की क्या राय है? जी सर, सही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग ओके, ठीक 12:15 बजे जो है आप लोग भी फ्रेश हो जाएं, ठीक 12:15 बजे हम लोग मुलाकात करते हैं। असेसमेंट में डिस्क्लोजर्स नहीं है, डिस्क्लोजर्स नहीं आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली क्लैरिकल एरिया है तो इसमें डिस्क्लोजर्स नहीं आएंगे। IS-36 आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? जी सर। ग्रुप पे भले जी आप सर। मैसेज कर दें कि क्लास रिज्यूम हो गई है। अच्छा देखें, IS-36 जो है वो एक्चुअली हर किस्म के एसेट्स पर अप्लाई होता है, अलबत्ता चंद एक एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता। जैसे इन्वेंट्रीज हो गई, इन्वेंट्रीज पे क्यों अप्लाई नहीं होता? देखें, इम्पेयरमेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बाज़ ऐसा होता है कि एसेट में की वैल्यू में सडन डिक्रीज आ जाता है, एक एबनॉर्मल डिक्रीज आ जाता है, एबनॉर्मल जो है आपका डीवैल्यूएशन हो जाती है। तो उस सिनेरियो में जो है उस सिनेरियो में स्टैंडर्ड बोलता है कि आप इम्पेयरमेंट बुक करोगे। हर एसेट को जो है वो इम्पेयरमेंट होनी होती है, एवरी एसेट हैज टू बी इम्पेयर्ड। अब वो अलग बात है कि उसका नाम शायद जो है वो डिफर कर सकता है। जैसे IS-36 जिन पर अप्लाई नहीं होता, जिन एसेट्स के ऊपर उस पर जो है वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड बता रहा होता है कि वो इम्पेयर कैसे होगा। जैसे इन्वेंट्रीज के हवाले से, इन्वेंट्रीज पर IS-36 अप्लाई नहीं होता तो उसकी इम्पेयरमेंट या एनआरवी लॉस वो IS-2 ही बता रहा होता है। सिमिलरली जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स या आपके जो है रिसीवेबल्स होते हैं IFRS 15 वाले, उसकी भी इम्पेयरमेंट जो है वो IFRS 9 बता रहा होता है। डेफर्ड टैक्स एसेट उसके ऊपर एसेट अप्लाई होता नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स उस पर भी अप्लाई नहीं होता।
आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं IFRS 9, वो IFRS 9 चूंकि ECL मॉडल आपने सुना होगा, वो इंशाल्लाह हम लोग लेवल 2 में डिटेल में कवर करेंगे। तो जो भी